भारत एक ऐसा देश है जहां हर कोना, हर मोहल्ला और हर दिल में छुपी हुई है एक खास कहानी। यह है भारत, एक ऐतिहासिक सफर जहां हर कंकल में बसी है अमर कथाएं और हर चिंग में छुपी है विरासत। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा, हर एक स्वर में गुनगुनाती है ऐतिहासिक गाथा। यह है भारत, एक अनोखा प्रदेश जिसके हर कोने में छुपी है एक ऐतिहासिक अमीरत। तो चलो आज से शुरू करते हैं हमारा सफर, जहां हर कदम पर मिलेगा हिस्टोरिकल भारत का नया व्यू। और अब हम पहुंच चुके हैं गुजरात में, जहां की मिट्टी में बसा है एक अलग ही तेवर। आइए आज हम देखते हैं व्यू ऑफ कच्छ, गुजरात के उस एक कोना का जो है आज से भरी पूरी दुनिया के इतिहास में। कच्छ एक प्रदेश जहां आसमान और जमीन का मेल होता है। यहाँ की जमीन एक ऐसा विरासत है जिसे देखकर इंसान को अपने आप में घुल जाने का मन करता है। इसका दृश्य देखने के लिए लोग सारी दुनिया से यहाँ आते हैं। कच्छ की गहराइयाँ, कच्छ की मिट्टी की सुगंध, यह सब कुछ एक अनोखा अनुभव देते हैं। तो चलिए आज हम साथ चलते हैं व्यू ऑफ कच्छ के सफर पर और देखते हैं कैसे यह हिस्टोरिकल भारत के व्यू से एक प्रदेश एक अनोखा इतिहास बनाता है। गुजरात के अंदर पाकिस्तान की सीमा पर आखिरी गांव है कच्छ के रेगिस्तान में दोरडो। आखिरी गांव को जिंदा कर दिया, उसके कारण पूरा इलाका जिंदा हो गया। धन्य 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 धरा गुजरात। ये जो फेस्टिवल जो स्टार्टिंग हुआ 2008 से, जब स्टार्टिंग हुआ तो पहले शरद उत्सव के नाम से जाना जाता था, जो शरद पूर्णिमा की वजह से मनाया जाता था 3 दिन का, जब 14 पूनम एकम। फिर आहिस्ता सा वो दिन बढ़ने लगे और जब दिन बढ़ने लगे तो उसके हिसाब से फिर 13 और 14 के समय में 1.5 महीने का फेस्टिवल करने में आया। उसके बाद ऐसा करते करते अभी 4 महीने का फेस्टिवल चलता है। नवंबर से स्टार्टिंग होता है दिवाली से पहले और फरवरी एंडिंग तक चलता है ये फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में मेन चीज़ क्या हम लोग रण को प्रमोट करते हैं, जो कच्छ का सबसे बड़ा रण कहलाता है और भारत का ऐसा इकलौता रण है जो कुदरती नेचुरल है और साथ में वो सिर्फ नमक का बनता है। और जब भी रण के बारे में हम लोग सोचते तो हमारे मन में यही सवाल होगा, रेत होगी, मिट्टी होगी, बंजर जमीन होगी, लेकिन ये बंजर नहीं है। जो आओ हमारे नमक उगता है यहाँ पे और 18,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन के अंदर आपको रण 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 ही दिखता है, इतना बड़ा। इसलिए ये फेस्टिवल स्टार्टिंग है कि जो लोग जान सके कि गुजरात के अंदर क्या क्या घूमने की जगह है जो और नेचुरली कुदरती देख सकें। गुजरात का धोरडो बारिश में बन जाता है नमक की दलदल और सर्दियों में नमक का कण कण बन जाता है रण, नमक का विशाल सफेद सागर। चांदनी रात की ये सफेद धरती, यूं लगता है जैसे चांद जमीन पर उतर आया। पांजो कचड़ो बारे मां। 2006 में देश के इस आखिरी गांव को देश का प्रथम गांव बनाने का साहस किया था नरेंद्र मोदी ने। ये आइडिया जब आया था तो हमारे जो माननीय आज के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उससे पहले जो काम करते थे आरएसएस के अंदर, तो सभी जगह पे विजिट करते थे। तो यहाँ पे भी विजिट करने के लिए आए थे। तो विजिट करने तो एक बुजुर्ग थे यहाँ के, जो धोड़ो गांव है, उनको कहा कि चलो मैं आपको चांद की धरती दिखा के आऊँ। तो उनको लगा कि बुजुर्ग के मस्ती कर रहे होंगे, क्योंकि कहीं बैठते हैं, पहले के टीवी वगैरह मोबाइल तो नहीं थे, ज्यादातर टीवी में बैठे रहे तो एक दूसरे की बातचीत होती है। बोला मस्ती, बोलो चलो तो सही। तो ऊंट पे लेकर गए, जब रण में लेकर गए रात के समय, उस समय पूनम थी, और जब रण में लेकर गए और जो व्हाइटनेस देखी तो उन्होंने देखा कि रण व्हाइट दिख रहा है, मून व्हाइट दिख रहा है, रण के ऊपर भी दाग दिख रहे हैं, मून के ऊपर दाग। उनको लगा कि मैं चांद की धरती पे घूम रहा हूँ और पूरा चांदनी रोशनी के साथ। तो इसमें फिर वो आइडिया है, फिर मतलब भविष्य में मैं कुछ करूंगा। फिर उन्होंने 26 जनवरी 2001 को जब भूकंप आया
जब उसके बाद 2001 के बाद जब वो चीफ मिनिस्टर गुजरात के बने, फिर उनको ऐसा आइडिया आया, बोला कुछ ना कुछ करना चाहिए। यहाँ कच्छ के अंदर लोग कच्छ को जानते हो, भूकंप के बाद ही कच्छ को लोग जानने लगे। तो फिर उन्होंने यहाँ से फेस्टिवल ये स्टार्टिंग किया। तो फिर गुजरात टूरिज्म में मिलकर सबको ये फेस्टिवल बढ़ाते गए, तो उनमें रिस्पांस लोगों का अच्छा मिला। यहाँ पे उन्हें कि कुछ नया देखने के लिए मिल रहा है, तो उसी वजह से ये आइडिया इस तरह से उनको मिला था। उन्होंने वो आइडिया को पूरा किया, सोचा 1995 में था, वो पूरा जो 2006 से लेकर 2008 के बीच में कर दिया उन्होंने। और 5 साल पहले ही भूकंप से बर्बाद हो चुके कच्छ के इस सफेद रण पर रंगों का मेला सजाने का सपना देखा था। बड़े सपने देखना इनकी आदत है और पूरा करना इनकी काबिलियत। उन्होंने कच्छ में आलीशान टेंट सिटी कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन इस पार्शियल लैंड पर इतना बड़ा टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना आसान नहीं था। इसके लिए स्पेशल टैलेंट को जोड़ा, साथ में वर्ल्ड क्लास टूरिज्म एक्टिविटी को यहां खड़ा किया। पर्यटकों को ट्रेडिशनल कच्छी घर भूंगा में रहने का अनुभव देने के लिए लोकल्स को हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग दी। इंडियन लोग तो खुश होकर आते हैं कि यार बाहर देखने से अच्छा यहाँ पे घूमें भारत के अंदर, और भारत को और अच्छी तरह से जाने। लोग ज्यादातर टूरिस्ट हमको यही कहते हैं। ओके जी। और ये रण उत्सव आने से यहाँ पर रोजगार के क्या असर पड़ा है बहुत लोगों को? बहुत बहुत ज्यादा। मैंने कहा ना, छोटा व्यक्ति बड़ा सा बड़ा व्यक्ति इनकम कमा रहा है अच्छी, उसको अभी किसी के मांगना नहीं पड़ा, दो मुझे 5,000। सब लोग कमा रहे हैं यहाँ पे, चाहे हमारे ऊंट गाड़ी चलाते हो, चाहे छोटी छोटी गाड़ी चला, साइकिल चलाते हो, जहाँ हैंडीक्राफ्ट का काम करते हो, सभी लोग कमा रहे हैं। और जो बाहर काम करने के लिए जाते थे हमारे कच्छ के ज्यादातर लोग, अभी बाहर बहुत कम जा रहे हैं। ये अपने घर बैठे उनको रोजगार मिल रहा है। ओके। ये बाहर जाने की जरूरत नहीं। मैं खुद की बात करूं, मैं अहमदाबाद काम करने के चला गया, जब से यहाँ पे आया अभी यहीं पे घर बैठे, अभी कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो बहुत अच्छा बेनिफिट कि एक आइडिया से पूरी दुनिया ही चेंज होगी हमारी। और इस फेस्टिवल की वजह से आज हम कहीं लोकल कच्छ का ही हूँ, इसकी वजह से हमारा कहे तो लोकल लोगों को भी सबसे ज्यादा रोजगार मिला है। रोजगार की बात करें, चाहे छोटे से छोटा काम करने वाला हो, बड़े से बड़ा काम करने वाला, उनको मेरी खुद की बात करूं, मुझे पता नहीं गाइड क्या होता है, लेकिन जब इस फेस्टिवल चालू हुआ, जब मैंने सीखा तो बात करने का भी, गाइड करने का भी ये रीत होती है, कैसा काम किया जाता है। तो उसके वजह आज तक मैं 10 साल की हो गया, 10 साल से इसी गाइड का ही काम यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इस फेस्टिवल की वजह से हमको भी इसी वजह से रोजगार में मान सम्मान भी मिल रहा है कि अच्छा लोगों के साथ बात करना भी बहुत अच्छा लगता है, और लोग हमको कच्छ को, गुजरात को जान पाते हैं इसी वजह से। बेजान धोरडों में नए बड़े होटल्स और ट्रैवल इंडस्ट्री उभरी। इतना काफी नहीं था, उन्होंने सीएम से पीएम बनने के बीच हर मुमकिन मौके पर रणोत्सव को प्रमोट किया और मीडिया के कैमरों से धोरडों को हर टीवी मोबाइल तक पहुंचाया। कच्छ की सदियों पुरानी हस्तकला, मिट्टी कला, चांदी चमड़े की कारीगरी को बढ़ाया, कच्छ की सुषुप्त अर्थव्यवस्था को गति देकर 4 चांद लगा दिए। आज धोरडो बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर बना हुआ है। लाखों लोग हर साल आते हैं, वहां के लोगों के लिए करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। इसके पीछे सोच एक ही थी, सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। प्रधानमंत्री जी की दूर की सोच का परिणाम देखिए। आज संयुक्त राष्ट्र के प्रवासन संस्थान ने धोरडो को बेस्ट टूरिज्म विलेज के पुरस्कार से सम्मानित किया है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करें, तो जब नाम हमारा आया इंटरनेशनल लेवल पे, तो लोग हमारा नाम से आले, बड़ा, क्योंकि इकलौता गुजरात में ऐसा जिसको अवार्ड मिला है, और यूनेस्को के अंदर भी मिला है। यहाँ के बारे में पूरा रण के जो कुदरती नेचुरल जगह को देखना, गांव का भी अच्छा, बुंगे वगैरह उनका जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसको भी जान पा रहे हैं। जहाँ पे जैसे यहाँ पे मुतवा कम्युनिटी है, मेघवार कम्युनिटी है, उनको कल्चर को लोग जान पा रहे हैं कि ऐसा भी कल्चर यहाँ पे है। साथ में हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता उसको भी देख पा रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है वो। और ज्यादा इससे ज्यादा हमको और ज्यादा बेनिफिट मिला है।
तो इसी वजह से इस बार हम कहें तो अभी 2024 है तो हमारा 4 महीने की जगह हमने 5 महीने का कर दिया है। ये भी हमारे को बेनिफिट मिल गया इसके अंदर। तो लोग और जान रहे हैं और लोग होश, मैं कहें तो गुजराती लोग जो अपने इंडियन लोग तो खुश होकर आते हैं कि यार बाहर देखने से अच्छा यहाँ पे घूमे भारत के अंदर और भारत को और अच्छी तरह से जाने। जो मोदी जी कहते थे वो आज यूएन भी दुनिया भर के प्रवासियों को कहता है। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा भाई। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, तो उनका अर्थ क्या है और किसी और जगह के लिए क्यों नहीं बना, इसी जगह के लिए बना है? देखिए ये डायलॉग जब टूरिज्म के अंदर ऐड किया गया तो सबसे ज़्यादा ये मन में सवाल था कि लोगों को ऐसा ना लगना चाहिए कि हम कच्छ में घूमने जा रहे हैं तो उस जगह की कुछ वैल्यू है कि नहीं है, समझिए। तो इसी वजह से ये डायलॉग बनाया गया। उसमें से मेन 5 चीज़ें ज़्यादा करती, वैसे तो बहुत सारी कच्छ में घूमने लायक जगह है लेकिन 5 की वजह से मेन ये डायलॉग एकदम मैच होता है। उसमें से एक है रण, कि जब रण के बारे में हम लोग सोचते हैं तो हमारे मन में यही सवाल आते हैं कि रण देखने जा रहे हैं तो हम रेत देखने जा रहे हैं, रेत होगी वहाँ पे सहारा रण होगा, बाकी जगह का रण होगा, वैसा रण होगा। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो उनकी सोच चेंज हो जाती है क्योंकि यहाँ पे रेत नहीं दिखती, सिर्फ नमक नमक नमक, चिकनी मिट्टी के अंदर नमक नमक। और जब नमक के बारे में सोचते तो हमारे मन में ये सवाल आ जाता है, ओ नमक मतलब समुद्र से पानी से बनता होगा, लेकिन यहाँ पे समुद्र से पानी से भी नमक नहीं बनता, बारिश के पानी से, लेकिन जो ज़मीन इसकी लैंड है वो समुद्र। तो कुदरती रण को आपको देखने का जो हर साल अपनी पहचान, जैसे इंसान हर बार अपनी पहचान बनाता है वैसे रण भी हर बार पहचान अपनी बनाता है। उस रण को आपको देखना हो तो भारत के और किसी हिस्से में नहीं, आपको उसको कच्छ में ही देखने के लिए आना पड़ता है। उसके बाद दूसरी एक जगह है जो है यहाँ पे, दूसरी एक जगह एक छोटा रण भी है हमारे कच्छ के अंदर, वहां पे ऐसे वैसे एफ, तो उसको हम लोग गोड़खड़ कहते हैं। गोड़खड़, गोड़खड़ में गोड़ मतलब साउंड, जो बारिश के समय में जो साउंड करता है, साउंड आता नहीं, जो करता है उसको गोड़ कहा जाता है। खड़ मतलब अचानक साउंड करने वाला, तो दोनों शब्दों को मिलाकर गोड़खड़ बनाया गया। जो गोड़खड़ है वो जानवर बड़ी हाइट वाला, तो उसको देखेंगे आपको लगेगा ये गद्दा है, कुछ लोग देखेंगे ये खच्चर है, कुछ लोग कहेंगे घोड़ा है, लेकिन पता नहीं, जब वो एकदम ध्यान से देखते हैं तब पता चलता है ये गोड़खड़ है। वो बहुत प्रजाति खत्म होती जा रही है, उसको पाल पोस नहीं सकते, वो उस छोटे रण में घूमता है। तो उस बड़ी हाइट वाले को जो 70 किलोमीटर पर की स्पीड है, 80-90 की स्पीड में चले तो फोटोग्राफी कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी रुका हो तो उसकी फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो उस जानवर को भी आपको देखना हो, बड़ी हाइट वालों को, तो बड़ी हाइट वाले जो जानवर है वो आपको भारत के और किसी हिस्से में उसको देखने के लिए आपको कच्छ में ही आना पड़ता है। ओके, ये 2 हो गए। तीसरा जो है, यहाँ पे एक पक्षी है, ठीक है, जिसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। ये पक्षी, इस पक्षी के बहुत कम हो चुका है हमारे कच्छ में ही है। वो पक्षी मतलब कहीं लुप्त हो चुका है, भविष्य में शायद दिखे ना दिखे, और उसको देखने के लिए हमको लक साथ में चाहिए। उस पक्षी जल्दी नहीं दिखता, हमको डॉक्यूमेंट्री का कुछ कहीं जाना होता है ना, तो एक दिन में नहीं दे, बहुत दिनों तक घूमना पड़ता, तब वहाँ जाके पक्षी मतलब नर्मदा को घूमते हुए, सांप को खाते हुए, ठीक है, उस पक्षी को देखना हो तो भी आपको कच्छ में आना पड़ेगा और कहीं आपको दिखने नहीं मिलेगा। ये तीसरा। चौथा, एक आर्ट हमारे यहाँ बनाई जाती है, वो आर्ट का नाम है रोगान आर्ट। रोगान इस पर्शियन वर्ड है, ठीक है, पर्शिया ओरिजिनल ये आर्ट कही जाती है कि ईरान की है, लेकिन हमारा ईरान के साथ बिजनेस अच्छा चलता था, ईरान नहीं, पर्शिया के साथ बिजनेस, उसकी आर्ट कला हमने सीखी, उन्होंने हमारी आर्ट कला सीखी, उनका व्यापार करने, उसकी वजह हम लोग सीखे। लेकिन उस आर्ट को कहें तो आज के जो ईरान है उन्होंने भूल गए हैं, नाम लेके बोलूं, आज के उस आर्ट को आज भी हमारे लोग बनाते हैं, सीखते हैं। वो एक ऑयल में से, उसको हम लोग देसी भाषा में तेराड़ू आर्ट कहते हैं, मतलब ऑयल, रोगान का मतलब ऑयल, तेल, उसमें से इस आर्ट को बनाया जाता है। उस आर्ट को देखना इंडिया में क्या वर्ल्ड में कहीं नहीं है, उसको देखने के लिए आपको कच्छ में ही आना पड़ेगा। निरोना गांव एक ऐसे गांव का नाम है जिसे देखकर आपको लगता है कि समय यहाँ रुक गया है। ये गांव है रोगन आर्ट का जन्म स्थल, जो एक बहुत ही दुर्लभ कपड़े की कला है, और ये कहानी है उस अनमोल विरासत की जो 400 साल से भी ज्यादा पुरानी है। रोगन आर्ट ये एक खास कला है जो इस गांव में पैदा हुई है। इसमें कपड़े पर रंग भरने का एक खास तरीका है जो दुनिया में सिर्फ एक ही परिवार जानता है और करता है। ये परिवार है इस कला में माहिर, और उनकी मेहनत से ही आज ये कला जिंदा है। नमस्कार, मैं पद्मश्री अब्दुल गफूर खत्री
निरोना कच्छ। हमारी कला रोगन आर्ट के नाम से जानी जाती है। रोगन आर्ट वो एक पर्शियन वर्ड है। रोगन का मतलब ऑयल बेस। हो सकता है हजारों साल पहले पर्सिया, भारत, पाकिस्तान सब एक था, तभी वो किसी ने शुरुआत की है। हमारे यहाँ हमारे परिवार में ये परंपरा 400 साल से चल रही है। अभी इस कला के लिए पारंपरिक रूप से हमारी 9वीं जनरेशन इसमें जुड़ चुकी है। रोगन आर्ट एक दुर्लभ और बहुत ही खास कला अभी मानी जाती है, क्योंकि अभी ये आर्ट फॉर्म में है। किसी ज़माने में लोकल में ये काम होता था जो किसको कोई पहचानने वाला नहीं था। खास करके 1984 से हमने इस कला को आर्ट का नाम दिया और ट्री ऑफ लाइफ वगैरह शुरू किया। और गुजरात सरकार ने तब अकाल पे अकाल हो रहा था और गुजरी के माध्यम से इसको मार्केटिंग देना और प्रमोशन देना शुरू किया। खास करके मैं कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जब पहली बार मुख्यमंत्री थे और तभी से उन्होंने हमारा कल्पवृक्ष ट्री ऑफ लाइफ जो सद्भावना के अंतर्गत लोगों को, दुनिया के डेलीगेट्स को गिफ्ट देना शुरू किया। तभी से इस कला को और नई जान मिली। और प्रधानमंत्री बनने के बाद जब अमेरिका के दौरे पे जाने का हुआ, तभी भी हमें वहाँ से याद करके और हमारी 2 पेंटिंग वहाँ व्हाइट हाउस में और वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को उन्होंने उपहार में दी थी। उसके बाद काफ़ी पूरे भारत की मीडिया ने इसको हाईलाइट किया। मैं उनको धन्यवाद करूँगा। उनके माध्यम से हमारी कला और विश्व फलक पे पहुँची। इतना ही नहीं, हमें राज्य पुरस्कार 1990 का मिला। उसके बाद 1988 का मेरिट सर्टिफिकेट, 1997 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस कला को हमने हमारे भाइयों को और परिवार को हमने जोड़ा, फुल मास्टरी दी और हमारे परिवार अभी 9 लोग इस कला में जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस कला के लिए कोई महिला ने काम नहीं किया। 2010 से हमने तकरीबन अभी तक 400 से ज़्यादा महिलाओं को और लड़कियों को इस कला से जोड़ा है, जो हमारी कास्ट से नहीं है, डिफरेंट कास्ट से हैं। और 25 परिवार, 25 से 30 लड़कियां लगातार हमारे प्रोडक्ट में, हमारा डिटेलिंग काम में जुड़ी हुई है। सो हम इस कला के माध्यम से 30 परिवारों का एक जरिया बने हुए हैं। और ये सारी कहानी और ये सारी जर्नी भारत सरकार के पहुंची तब गुजरात में पहली बार, और कच्छ डिस्ट्रिक्ट में एक कला क्षेत्र में जो पद्मश्री दिया गया, वो पहला पद्मश्री भारत सरकार ने हमें दिया गया। इसके अलावा हमारे परिवार में 4 और राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, इंटरनेशनल पुरस्कार हैं और 22 और सम्मान से हमारा परिवार सम्मान प्राप्त कर चुका है। और अभी वर्ल्ड में ये कला बहुत सम्मान के साथ रोगन आर्ट से मानी जाती है। इस कला में हमारा एक और परिवार जो 40 साल से बंद था, पिछले 10-11 साल से उस कला में 2 भाइयों ने पुनर्जीवित किया है। अभी हमारे निरोना गांव में इस कला को देखने के लिए और ख़रीदने के लिए विश्व के लोग यहाँ टूरिस्ट यहाँ तक आते हैं। हमें खुशी है। आगे हम उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे भारत सरकार से कि इसी तरह हमारे परिवार को और कला को प्रोत्साहित करते रहें। जय हिंद। हमारे यहाँ जो कल्चर एक्टिविटी होती है ना, हमने कल्चर एक्टिविटी कच्छ और गुजरात के हिसाब से रखी गई है, वो भी यूनिक कह सकें कि आप दूसरी जगह पे नहीं, यहाँ पे। तो उससे पहले हमारी जो स्टार्टिंग होती है जब कल्चर एक्टिविटी, तो हमारे कच्छी जो लोकगीत है यहाँ के हिसाब से, कच्छ की लैंग्वेज के हिसाब से उसको स्टार्ट किया जाता है।
उसके बाद जो स्टार्टिंग होता है, हमारा एक डांस होती है केरमानुवेश। केरमानुवेश जो है भारत में क्या वर्ल्ड में कहीं नहीं किया जाता, 2 भाई करते हैं। केरमानुवेश एक वेश भूषा, घूमते घूमते उसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, घूमते घूमते वो 90 मिनट तक घूम सकता है। लेकिन घूमते घूमते सिर्फ घूमेगा नहीं, घूमते घूमते उस कपड़े में से कुछ ना कुछ बनाएगा। कोई जानवर बना देगा, कोई पक्षी बना देगा, और आप उस कपड़े में जानवर पक्षी को देखेंगे, टच कर वही पक्षी, वो कहीं भी गंठ नहीं लगी होगी, आप एक झटके से उसको खोल भी सकते हैं। वो भी डांस दिखा। फिर लास्ट में हम एक डांस दिखाते हैं जिसका नाम है हकुना मटाटा। मतलब चिंता मत करो, भगवान आपके साथ है। ये ओरिजिनल जो डांस है अफ्रीकन है, लेकिन आपको पता है हमारे देश में फ्रेंच आए, पोर्टुगीज आए, डच आए, ब्रिटिश आए, तो बहुत सारे अफ्रीका के लोगों को यहाँ लेकर आए और यहाँ के लोगों को अफ्रीका लेके गए। तो वो जब आए वो यहाँ बस गए, तो यहाँ की भाषा अपना ली, यहाँ का कल्चर अपना लिया, ठीक है, लेकिन अपने भगवान को याद करने का तरीका नहीं भूले। तो वो डांस करते वो तरीके से पूरा अपने भगवान को याद करते, वो भी हम लास्ट में वो डांस दिखाते हैं। आपको चेहरे से अफ्रीकन लिखे थे, लेकिन तेल दिल से वो इंडियन है, ठीक है, लेकिन चेहरे से बोले आपको अफ्रीकन दिखते। वो भी डांस हम लोग देखा, जो लोगों को पता चले कि नहीं, हमारे भारत में हर प्रकार के हर सभी लोग एक साथ रहते हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। तो उसी तरह से कल्चर एक्टिविटी को दिखाया जाता है यहाँ पे। उलटी चाल चलायो रे, यह है रण उत्सव टेंट सिटी, जहां हम देखते हैं व्यू ऑफ कच्छ का जादू। यह जगह है गुजरात के दिल में, रण के सफेद रेगिस्तान में, जो एक जमाना दिखाता है जो बीत गया, और एक जमाना जो अभी भी हमें अपनी बाहों में लेने को बेताब है। सतगुरुए मुने चोरी सिखवाड़ी, ज्ञान गणेश योग रहायो रे, सतगुरुए मुने चोरी सिखवाड़ी। हमारे कच्छ में बस रण नहीं, रण के अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे कि रोड टू हेवन, गांधीनुगाम, और भी बहुत सारे क्लॉथ आर्ट्स जो आपने कभी कहीं नहीं देखा होगा, बट आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। फिर बेल आर्ट, फिर चुंबकीय क्षेत्र, जहाँ पे गाड़ी बिना किसी सपोर्ट के, बिना गाड़ी स्टार्ट किए हुए गाड़ी ऑटोमेटिक आगे और पीछे होती है। उसके बाद काला डूंगर, कार्डियो धरो, ऐसे ही बहुत सारे जगह है हमारे कच्छ में जो आप आके घूम सकते हो एंड इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। जब आप इस रास्ते से गुजरते हैं, आपको महसूस होता है कि आप सच में स्वर्ग के रास्ते पर हैं। यह सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक आत्मिक अनुभव है जो आपको कच्छ के रूप, रंग और रस से भाव विभोर कर देता है। करे ये दिल बयां रण की कहानियां, करे ये दिल बयां रण की कहानियां। ये कहता बहन है मम्मी, मम्मी से कहता है ये मेरे में माल लेने जाता था, मम्मी पापा गवर्नमेंट का लेटर वहाँ से आते थे, तो वहाँ पे ये जो जगह पे जाते थे वहाँ पे एक डेमो देते थे, सिखाते थे ये मम्मी कहता बहन। दिल्ली गए ऐसे मम्मी जाते थे, जबलपुर, राजस्थान, तो हम काम करके आते। दिल्ली में भी काम भी खुद भी काम किया है, मम्मी भी बहुत वहाँ पे डेमो दिया है, काम भी करते थे, सिखाते थे बच्चों को, डेमो टेस्ट देते थे वहाँ पे। इसकी वजह से गवर्नमेंट स्टैम्प टिकट बाहर पड़ी 97 में, फोर्थ टिकट। देखो हमारा गांव देखो, एक तो धोरडो जो व्हाइट रेजर है, उस साइड जाओगे तो भी हमारा आ जाएगा, और काला डूंगर जाओगे तब भी हमारा गांव बीच में ही आएगा, तो आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो सकता। नाम है भिरंडियारा, और हम यहाँ पे छोटा हमारा जो एरिया आता है ना, वो रामदेव नगर है। हाँ, अर्जुन हैंडीक्राफ्ट वो भी बोल सकते हो आप। और जो आपका गांव है, यहाँ पे कितने फैमिलीज रहते हो? आप लोग कब से यहाँ पे हो? मतलब हमारा यहाँ तो पीढ़ी दर पीढ़ी है यहाँ पे, और हम यहाँ पे 25 फैमिली है अभी तो। ओके, मतलब ऐसे काउंट करें तो कितने लोग होंगे पूरे? 100 से ऊपर होंगे। ओके, ऐसा आप सब सेम काम करते हो, मतलब आर्ट वर्क? हाँ, मतलब हमारा एमरॉयड विभाग है। देखो एमरॉयड विभाग में देखो कच्ची गुदड़ी है, एमरॉयड विभाग अलग अलग आता है, कच्चो आता है, पक्को आता है, मुक्को वर्क आता है, सब अलग अलग आर्ट आता है। एंड आप उसको सेल मतलब कैसे करते हो? यहीं पे सेल करते हो फिर बाहर जाकर सेल करते हो? वैसे अभी जो रणोत्सव आया है
तभी हम यहीं पे ही बिक्री करते हैं। पहले तो हम एग्जीबिशन करते हैं। कोई भी एक चीज आप डिजाइन करते हो, आपको कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है? देखो, हमारा जो ट्रेडिशनल ड्रेस आता है उसको हम कंजरी बोलते हैं। जो कंजरी है उसमें वर्क अलग अलग आता है, पक्को वर्क आता है, मुक्को वर्क आता है, जत एम्ब्रॉयडरी जो भी अलग अलग है। मिनिमम 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने इतना लगता है। एंड उसकी प्राइसिंग वगैरह क्या होती है, मतलब आप कितने में सेल करते हो उसको? 2000 से स्टार्ट होता है। ओके ओके। हम अभी है सलीम भाई के साथ निरोना गांव पे, और यहाँ पर एक आर्ट है बेल आर्ट करके है। तो आइए जानते हैं बेल आर्ट क्या है। कॉपर बेल आर्ट हम लोग बेल्स बनाते हैं सारे अलग अलग। जो बेसिक जो है ये पूरा स्क्रैप आयरन रहता है। कोई भी वेस्टेज टीन है या डैमेज कार है, कोई भी ऐसा स्क्रैप जो भी मार्केट के अंदर मिलता है वो सारा लेके आते हैं, उसी में से बनाते हैं। इसका जो है अलग अलग 3 पार्ट्स के अंदर बेल्ट बनता है। ऐसे इसका ये एक भाग है, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे अलग अलग 3 पार्ट्स के अंदर बनता है। और विदाउट वेल्डिंग पूरा जॉइंट होता है, सिर्फ हथौड़ी मार मार के। इसमें कहीं पर भी वेल्डिंग सोल्डरिंग कुछ भी नहीं रहता है। एक ऐसा पूरा जो है ये आयरन का बेल्ट बनता है। उसके बाद जो है ये बेल्ट हम लोग हमारे फैमिली वाले लेडीज हैं उनको देंगे। वो इसके ऊपर पहले मिट्टी और पानी लगाएंगे, फिर कॉपर, ब्रास, जिंक और बोरिक्स पाउडर फॉर मेटल है, वो भी पूरा ऐसे स्क्रैप मेटल रहता है। ये पूरा इसके ऊपर लगा के इसको मिट्टी और कपास की एक चपाटी बना के पूरा इसको बेल्ट को मिट्टी के अंदर पैक कर देंगे। फिर इसको भट्टी के अंदर गर्म करेंगे आधे घंटे के लिए। वो गर्म होकर एकदम लाल चौड़ हो जाएगा। उसको बाहर निकाल के ठंडे पानी के अंदर डाल के उसका मिट्टी निकालेंगे तो उसका कलर जो है पूरा चेंज होके ऐसा ये कोटिंग होता है पूरा पंचधातु। 7 जनरेशन वाइज होता है हमारा जी। और ये गांव में मतलब कितने परिवार है ये लोग? इसमें जो है अभी 8 या 10 फैमिलीज हैं जो पूरे कच्छ के अंदर कंटिन्यू कर रही है अभी काम इसके अंदर। ओके जी। उसमें से जो हमारा जो मेन जो रोल है वो इनका है, जो मेरे फादर हैं जो इसके मास्टर आर्टिस्ट हैं। ओके। जो हर एक का बेल्स का अलग अलग साउंड जो है वो साउंड क्रिएटिव करते हैं अलग अलग। ओके। आप मतलब कितनी तरह के बेल्स बना रहे हो? बेल्स तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग साउंड वाइज, अलग अलग डिजाइन वाइज बहुत सारे हम लोग बनाते हैं इसके अंदर। ओके। और बेल्स के अलावा क्या क्या बनाते हो आप? बेल्स के अलावा जो है विंड चाइम, डोर बेल, ऐसे अलग अलग बेल्स के साथ ही रहता है। बेल्स में ही अलग अलग साउंड वाइज, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग सारे प्रोडक्ट ऐसे क्रिएटिव करते हैं। इसमें वॉल हैंगिंग है, फिर कैंडल स्टैंड है कि सारे ऐसे, वो भी बेल्स के साथ ही पूरा ये काम रहता है उसका। ओके। मतलब बेल्स का मेनली आपका उपयोग है बेल्स का। और इसका भी बेल्स में भी उसका साउंड जो मेन साउंड उसका जी। क्योंकि ये सारे जो बेल्ट्स हैं इसका यूज होता था पहले गाय भैंस के गले के अंदर बांधने के लिए, ट्रेडिशनली उसका यूज वही था। तो उसको हमने जो है, ये मेरे फादर हैं जिन्होंने इसको आर्ट परफॉर्म में ला के आए हैं। और इसका जो साउंड है वो पूरा चेंज करके अलग अलग इसके अंदर से साउंड क्रिएटिव किए हुए हैं। इसमें जैसे ये बनाते हैं पूरा ऐसे सारे गामा पधनी सा। इसमें एक ऐसा ये भी बनाते हैं, ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है पूरा। इनको क्या कहते हैं? ये सारे गामा ही बोलते हैं। सारे गामा जी। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करना है तो भी कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो बाहर कहीं इसको डोर के ऊपर लगा के डोर बेल में भी इसका यूज करते हैं पूरा। अभी हम
काले डूंगर के पास में है, जो ब्लैक हिल्स के नाम पे कहलाता है। वहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र आया है, जहाँ पर ये बोतल है, हम रखते हैं, ट्राई करते हैं। ये बोतल मतलब ये यहाँ पर कोई भी ढाल नहीं है ऐसा, तो भी ये अपने आप पीछे जाएगी। हम रखते हैं बोतल को, अपने आप पीछे जाएगी। देखो ये अपने आप पीछे गई, यहाँ पर कोई भी ढाल नहीं है। अभी हम कार से ट्राई करते हैं, कार वो न्यूट्रल में होगी तो भी अपने आप पीछे जाएगी। यहाँ पर कोई ढाल नहीं है, समतल जमीन है पूरी, तो भी पीछे जाएगी। अब कार का ट्राई करते हैं। अभी देखो हमारी एक गाड़ी ऑफ है और पूरी जमीन समतल है, यहाँ पर कोई भी ढाल नहीं है। अपने आप गाड़ी बंद में चल रही है, पीछे जा रही है। कोई भी ढाल नहीं है तो भी पीछे जा रही है। चुंबकीय क्षेत्र है, काले डूंगर के पास में आया है। ये देख सकते हो आप। अंदर भी हमने माइक लगा रखा है, कोई भी आवाज आपको नहीं आ रही। अभी देखो अंदर ये गाड़ी है ना, ऐसे चल रही है। इसको कोई भी मतलब फ्री गाड़ी चल रही है, कोई ऐसा नहीं है कि ढाल नहीं है, कुछ चलान नहीं है, कुछ भी नहीं है। काला डूंगर यह स्थल कच्छ की अनूठी धरोहर को प्रकट करता है। जब आप यहाँ होते हैं, आपको महसूस होता है कि आप एक अद्भुत सफर पर हैं। इसकी ऊंचाई यह दिखाता है कि प्रकृति कितनी अद्भुत है। अभी हम काले डूंगर पे हैं और अभी हम रंजीत भाई के साथ हैं। तो रंजीत भाई, यहाँ पर हर साल कितने लोग आते हैं यहाँ पर? देखो यहाँ से समझो कि त्योहार के टाइम कॉमेडी बहुत आती है। दिवाली से लेकर महाशिवरात्रि तक हर रोज का 500-1000 आदमी खाना लेते हैं, प्रसाद लेते हैं। यहाँ दोनों टाइम प्रसाद चालू रहता है। ओके, हमने सुना है यहाँ पर प्रसाद की विशेषता है, तो क्या विशेषता है यहाँ पर प्रसाद की खास करके? देखो पहले तो यहाँ लौंग आते थे। पहले हम 11:30 बजे दोपहर को भगवान को भोग धराते हैं। ये जो भोग की थाली रहती है, हम वहाँ लौंग को लेके आते हैं। बाद में यहाँ प्रसाद शुरू करते हैं खाना। ओके, और ये लौंग बेसिकली मतलब है क्या? लौंग देखो ये आज की बात नहीं, वैसा बोलने जो बहुत पुरानी बात है। सतयुग में भगवान यहाँ आए थे, भगवान दत्तात्रेय गायों के पीछे गया था। वो गाय मतलब ब्लेस लोग से गायों के लेके चला जा रहा था, तो गायों के बाहर पे गया था भगवान। यहाँ भगवान ने तप किया था। ये सामने ये दोनों आखंड यहाँ भगवान ने तप किए थे। तप करके जब भगवान समाधि में से जागृत हुए तो बाहर जिसको बोलते हैं लोमड़ी, वो बाहर खड़ी थी। तो भगवान ने लोमड़ी को क्षुधा लगी थी, तो भगवान ने अपने शरीर का टुकड़ा काट के, हाथ का टुकड़ा काट के ऐसा फेंका, इसको दिया। तो लोमड़ी ने खाया नहीं। लोमड़ी ने समझ गया कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये कोई स्वयं भगवान है। नहीं तो ऐसा कोई अपना हाथ का टुकड़ा काट के नहीं दे सकता है। तो भगवान ने इसको बोला, भाई तुम खाओ, क्यों नहीं खाते हो? भूखा है तो, क्षुधा लगी है तो। बोला हम ऐसे नहीं खाएंगे, पहले आप बताओ आप कौन है? तो बोलता भगवान ने इसको दर्शन दिया, भगवान दत्तात्रेय। फिर भगवान ने इनको वरदान दिया कि मेरे को जो भोग की थाली लगेगी वो आपको लगेगा, आपको देगा। बाद में यहाँ प्रसाद शुरू हो गया, तब तक नहीं होगा। ओके, तो आप जब भी यहाँ पे आओ काले डूंगर पे, प्रसाद यहाँ पर जरूर लीजिए और आपकी इच्छा अनुसार आप यहाँ पर दान भी कर सकते हैं काले डूंगर पे। अभी हम हैं काले डूंगर पे और वहाँ पर एक मंदिर आया हुआ है, तो हम जानते हैं मंदिर की क्या विशेषता है वगैरह। मंदिर मतलब क्या है? यहाँ गुरुदत्त भगवान का मंदिर है और ये मंदिर कितने सालों पुराना है, कोई जानता नहीं है ये मंदिर कितना पुराना है। 2001 में भूकंप आया था, इसके बाद ये मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा की हुई है। इसके पहले से ये मंदिर है और ये मंदिर ऐसा है कि ये काला डूंगर है। ये काला डूंगर मेन सेंटर है। जो पाकिस्तान से लोग आते थे, सिंध से, तो वो सिंध से लोग काला डूंगर देख के आते थे। मतलब इनके एक दिशा सूचन थी कि वो काला डूंगर देख के यहाँ चले आते थे, क्योंकि रण में रास्ता नहीं होता था। तो एक दिशा सूचन के लिए काला डूंगर का मतलब उपयोग होता था। और यहाँ गुरुदत्त भगवान पहले से, बहुत साल पहले जब गुरुदत्त भगवान थे तब वो भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते गुरुदत्त भगवान काला डूंगर पे आए थे और गुरुदत्त भगवान ने यहाँ तपस्या की थी। और बहुत सालों तक तपस्या करने की वजह से ये जो काला डूंगर की पूरी भूमि है, जो पूरी जमीन है, वो बहुत पवित्र जमीन है, पवित्र भूमि में माना जाता है।
कार्डियोधरों, देखने वाले को चकित कर देने वाला यह स्थल देखता है भरपूर रंग और सदा नया रूप। देखिए पानी के सालों ने कैसे इस मिट्टी में कला का प्रतीक रचा दिया है। यह स्थल न केवल एक सौंदर्य का दृश्य दिखाता है, बल्कि यह एक कला है, एक प्राकृतिक रॉक आर्ट का अद्भुत संगम है, जिसका हर पट्टन एक कहानी सुनाता है। ये है ना कार्डियोद्रो से पहचाना जाता है। और ये एक नदी है, नदी और नदी में जो एक कोतर है, काम है, जो इसको जो डिजाइन है ना, वो कोई कुदरती डिजाइन है। इधर कोई भी ऐसा आदमी ने कोई डिजाइन नहीं किया है। जो यहाँ पानी से जो काट के जो बना है वो पूरा प्रॉपर सब है ना, वो पानी से बना हुआ है। ये कार्डियोद्रो है, भुज से 35 किलोमीटर दूर है। और आप यहाँ आओगे, आपको पहले वहाँ 5 किलोमीटर आगे जीप मिलेगी, वहाँ से आपको जीप में आना पड़ेगा अंदर आके आपको इधर गाइड है, वो गाइड की तरह आपको सब समझाएंगे, लोग आएंगे देखेंगे आपको। ऐसा है इधर कार्डियोद्रो। हर कोना, हर मोहल्ला और हर दिल में छुपी हुई एक खास कहानी है हिस्टोरिकल भारत। इस रंगीन सफर में हमने देखा व्यू ऑफ कच्छ, एक जगह जो है भारत की अद्भुत विरासत का एक छोटा सा खुलासा। ऐसे ही हर स्थल, हर कोना और हर व्यक्ति हमें दिखाएंगे हिस्टोरिकल भारत का अपना एक खास व्यू। हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, तब तक यही रहे और देखते रहिए हिस्टोरिकल भारत का नया व्यू।